हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम नेहा मिश्रा। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल पढ़े थे ना, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या था? एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस एग्जाम्पल था इसका। तो अभी अभी तक हमने पढ़ा क्या था? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या था? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बिना किसी एनर्जी के मूवमेंट होता था और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे उसमें। और अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? एग्जाम्पल क्या है? इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट, और वो भी बाहरी एनर्जी लगा के, बाहर की एनर्जी लगा के, और मतलब उसमें छोटे मॉलिक्यूल्स थे और इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और ये बिल्कुल उल्टा काम करता है, मतलब कि लो से हाई की तरफ। और पैसिव में क्या था कि हाई से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता था, और इसमें उल्टा है कि लो से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। और अब इसमें हम समझेंगे इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। अब देखिए, इंडो का मतलब होता है, इसको तो पहले आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा और उसके बाद हम ये समझा देते हैं कि इंडो का मतलब क्या होता है। इंडो मतलब होता है इन, यानी कि अंदर। ठीक है। और एक्सो का मतलब होता है आउट, यानी कि बाहर। है ना। इंडो का मतलब होता है इन और एक्सो का मतलब होता है आउट, यानी कि बाहर। इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर। और इसमें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सिंपल सा एग्जांपल कौन सा है? अमीबा का। अमीबा का मतलब उसके पास सिंगल सेल है, और अमीबा के खाना खाने और वेस्ट निकालने, मतलब कि खाना खाने और वेस्ट निकालने को ही क्या बोलते हैं? एक्सो एंड इंडोसाइटोसिस। है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे द सेल engulf in food and other substance from its external environment called endocytosis. engulf मतलब होता है इन करना, मतलब कि अंदर लेना, जैसे ऐसे करके, है ना। जैसे कोई चीज अंदर लेना हो, ठीक है, तो उसको हम इंगल्फ बोलते हैं। अमीबा जो मतलब कि फूड को अंदर लेता है उसे इंगल्फ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अमीबा जो खाना खाता है, जो अमीबा खाना खाता है उसको हम इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एक चीज, द सेल एक्सपेल वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अब इसके अमीबा के वेस्ट निकालने को हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। यहाँ देखिए, हमने फिगर भी बना दिया है। और एक्सपेल मतलब क्या होता है? किसी चीज को बाहर निकालना, है ना। वेस्ट जो मटेरियल है उसको बाहर निकाला, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। यहाँ पे क्या देखिए, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, ठीक है ना, अकर्स इन अमीबा। अमीबा की जो किस्मत खराब है, मतलब अमीबा के पास सिर्फ एक ही सेल है, वो बेचारा एक ही सेल पे सब खाना भी खाएगा, वेस्ट भी निकालेगा, एक ही सेल है बेचारे के पास। देखो, मान लो यहाँ अमीबा है, ये तो फिगर 2D में ऐसे बना है, बाकी स्फेरिकल होता है। अमीबा के पास सिर्फ सिंगल सेल ही होता है, इसको हमने पढ़ाया भी है पहले आपको, इसके पहले वाले में। ठीक है। अब जैसे इसको खाना खाना है, अमीबा को खाना खाना है, तो ये क्या करेगा? ये क्योंकि ये बड़ा पार्टिकल्स है, अब ये यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब इन करेगा, इंगल्फ करेगा, अंदर ले लेगा। उसके बाद यहाँ से ये आया, मतलब कुछ बचा, फिर अनडाइजेस्टेड फूड, और ये यहाँ पे ये वेस्ट, ये क्या कर रहा है? अपना वेस्ट निकाल रहा है। ठीक है। क्योंकि इसके पास एक ही सेल है, सिंगल सेल है, तो ये सिंगल सेल से ही सारा काम करेगा, खाना भी खाएगा, वेस्ट भी निकालेगा, पचाएगा, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही सेल है, तो ये सारा काम जो है एक ही सेल से करेगा अपना, है ना। ये ऐसे ऐसे फूड लेगी, क्योंकि देखिए ये क्या है कि ये सिंगल ही सेल है ना, ये सिंगल सेल है। और एक चीज याद रखना कि ये फ्लेक्सिबल भी है,
ये जो सिंगल सेल है ये क्या है, फ्लेक्सिबल भी है ना, ये सिंगल सेल फ्लेक्सिबल भी है और एक ही सेल है, तो इसमें कोई मतलब और सेल तो है नहीं, तो ये एक ही सेल से अपना सारा काम करेगी। फ्लेक्सिबल भी, जो ये फ्लेक्सिबल है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सेल मेम्ब्रेन का भी एग्जाम्पल हो गया ये ना। अब जैसे यहाँ पे इसके खाना खाने को हम क्या बोलेंगे, जैसे ये यहाँ पे गया, यहाँ प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ पे फिर वेस्ट निकला इसका, इसके खाना खाने को हम क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस। इसके खाना खाने को हम बोलेंगे इंडोसाइटोसिस और इसके वेस्ट निकालने को हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ठीक है ना, इंगल्फ और एक्सपेल। और एक चीज इसमें है कि ये जो खाना है, ये खाना छोटा पार्टिकल्स तो है नहीं, ये है खाने का बड़ा पार्टिकल्स है, तो ये अपने आप से तो अंदर जाएगा नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या करता है, बाहरी एनर्जी लगाता है ना, ये अपना मतलब शेप चेंज करेगा, ऐसे मतलब शेप चेंज करेगा, ठीक है, फूड को अपने अंदर ले लेगा। और अभी तक हम बात कर रहे थे वाटर पार्टिकल की, गैस पार्टिकल्स की, लिक्विड पार्टिकल्स की, है ना, लेकिन ये बेटा खाना है, ये खाना है, खाना खुद से नहीं जाएगा, इस पे क्या होगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये एनर्जी लगा के तब अंदर लेके जाएगा, अपना शेप चेंज करेगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी लगेगी। द सेल एक्सपेल वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट निकलता है, अनडाइजेस्टेड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। यानी कि जो खाना अमीबा खाना अंदर लेगा वो इंडोसाइटोसिस, और जो वो वेस्ट निकालेगा वो क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। देखो बेटा नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म में मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें अंदर ऑर्गेनेल्स भरे हैं सब, है ना, मान लो ऐसे ऐसे सारे ऑर्गेनेल्स हैं, और ये जो सबसे बाहरी परत थी, जो सबसे बाहरी परत थी, ये क्या थी, ये थी सेल वॉल, है ना, ये जो सबसे बाहरी परत थी ये थी सेल वॉल। अब देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गया सेल का जो बाहरी परत था वो हो गया सेल वॉल। और सेल वॉल पाया किस में जाता था, सेल वॉल कौन से सेल में होता था, प्लांट सेल में। और जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर की जितनी भी सारी चीजें हैं, ये पूरा सेल, ये हो गया सेल वॉल, और ये हो गया सेल, यानी कि ये अंदर की होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल होगी। सेल वॉल को छोड़कर इसके अंदर की जितनी भी सारी चीजें हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसा लिविंग कंटेंट्स ऑफ सेल डज नॉट इंक्लूड सेल वॉल, यानी कि लिविंग किसको छोड़कर, सेल वॉल को छोड़कर, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड सेल वॉल, यानी कि जो सेल वॉल को छोड़कर जितनी भी सेल के अंदर की चीजें हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो सेल वॉल थी, सेल वॉल क्या थी, सेल वॉल जो है वो डेड थी ना, ये जो सेल वॉल है ये डेड सेल थी, डेड थी और नॉन लिविंग थी, और डेड सेल थी, और इसलिए सेल वॉल की जितनी भी इसके अंदर की चीजें हैं उसको बोलेंगे लिविंग कंटेंट्स ऑफ सेल। और सेल की जितनी, जो सेल वॉल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सेल वॉल को छोड़कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। देखो जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक सिंपल सा है कि जो सेल है, सेल के जो बाहर है सेल वॉल, वो सिर्फ प्लांट सेल में है, सेल वॉल को छोड़कर ठीक है, सेल वॉल को छोड़कर जितनी अंदर की चीजें हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जितनी भी अंदर की चीजें हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये है प्रोटोप्लाज्म का सिंपल सा डिफिनीशन। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं प्लाज्मोलाइसिस। देखो अब एक चीज समझते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है, क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस। मान लो एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल को हमने रखा एक सॉल्यूशन में,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपर हाइपर तो समझ रहे होंगे, हाइपर मतलब हाइपर में सेल होती है श्रिंक। अगर कोई सेल होगी और उस सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर डालेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, सेल होगी श्रिंक। ये चीज आपको समझ में आ गई। पर बेटा एक चीज इसमें ये समझिए कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल श्रिंक नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अगल बगल सेल वॉल है, ठीक है, रिजिड है, कड़ा है, ठोस है, वो श्रिंक नहीं कर पाएगी। पर जो सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल है वो सब क्या होंगे, जो मटेरियल है प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे अंदर के मटेरियल को, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब श्रिंक होंगे। लेकिन जो बाहर सेल वॉल है वो श्रिंक नहीं होगा। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक होगा, वो श्रिंक कर जाएगी, उसी को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आया? किसी प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, और वो सेल वॉल तो नहीं श्रिंक करेगी, बट जो उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म, जो अभी हमने पढ़ा था, जो प्रोटोप्लाज्म था, वो सब श्रिंक कर जाएंगी और उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। पर ये प्लांट सेल में लिखना, एनिमल सेल में मत लिख देना, ठीक है। प्लांट सेल में लिखना, एनिमल सेल में नहीं लिखना, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है, तो उसके जो एनिमल सेल होगा वो तो श्रिंक करेगा, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें होगा सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल होगी रिजिड, कड़ा होगा, तो वो श्रिंक नहीं करेगी, बट उसके जो अंदर का मटेरियल जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाएगी। अब देखो हम फिगर में समझते हैं। ये एक नॉर्मल सेल हो गई, ठीक है, और उस सेल को हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें। ये जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो सेल क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक मतलब कि देखो बाहर तो क्या होगा, बाहर तो सेल वॉल होगा, सेल वॉल क्या होगा, रिजिड होगा, कड़ा होगा, तो लेकिन उसके अंदर का जो ऑर्गेनेल्स है, जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म वो क्या होंगे, श्रिंक होंगे। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल लॉसेस वाटर, जो सेल होंगी वो वाटर को जो है निकाल देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। अब देखो इससे आप समझते हैं। इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द प्रोटोप्लाज्म ए लिविंग प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो हमारे पास प्लांट सेल थी, हमने उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला। हाइपर में सेल क्या करती है, श्रिंक करती है। हाइपर में सोल्यूट जो है बाहर ज्यादा और पानी कम होते हैं, अंदर पानी ज्यादा और सोल्यूट कम होंगे, तो पानी अंदर से बाहर हो जाएंगे, तो सेल क्या होगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। यहाँ देखिए, एक्चुअली में ये सेल जो है, ये सेल नहीं श्रिंक कर रही है, एक्चुअली में ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर रहा है। यहाँ प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करेगा। और अगला है, इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिविंग प्लांट सेल सो प्लाज्मोलाइसिस। सिर्फ प्लांट सेल, वो भी लिविंग, और इसमें डेड, इसको नोट करिएगा, याद रखिएगा इसको, डेड प्लांट सेल डू नॉट शो प्लाज्मोलाइसिस। ये बात ध्यान रखना बेटा, जो डेड सेल होंगी वो ऑस्मोसिस नहीं करेंगी, सिर्फ लिविंग जो सेल होंगी वो ऑस्मोसिस करेंगी। इसमें जब डेड सेल में जब प्लांट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जिंदा ही नहीं है, तो वो किसी चीज को अंदर और किसी चीज को वो बाहर कैसे लेके जाएंगी, यही चीज है ना। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिंदा ही नहीं है, जब डेड सेल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिंदा ही नहीं रहेगी, तो ना ही कोई चीज अंदर आएगी ना ही कोई चीज बाहर जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना कि जो डेड सेल होंगी उसमें ऑस्मोसिस उसमें नहीं होगा, जो लिविंग सेल होंगी उसमें ऑस्मोसिस होगा। जैसे एक चीज इसमें ये देखो, एग्जाम में मान लो पूछ लिया
ठीक है, एग्जाम में मान लो पूछ लिया कि एक पत्ती लो, ठीक है, मान लो ये पत्ती हो गई, एक पत्ती लो, एक पत्ती लो और इसको बॉयल करो। अगर जब हम इसको बॉयल कर देंगे तब क्या होगा? एग्जाम में मान लो पूछ लिया, जैसे मान लो एग्जाम में आ जाए कि पूछ ही लिया सवाल कि एक पत्ती लो, पत्ती को बॉयल करो। अगर आपने लीफ को अगर बॉयल कर दिया तब क्या होगा? वो डेड हो जाएंगी, और डेड होने पर क्या होगा? जब डेड हो जाएंगी तो उसमें ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। तो देखिए, इसको हम बॉयल किए, जब हम किसी पत्ती को लेकर जब हम बॉयल करेंगे तब क्या होगा? इसकी जो सेल्स होंगी वो डेड हो जाएंगी, और जब अगर ये डेड हो जाएंगी तब इसमें क्या होगा? इसमें ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, है ना। फिर इसमें क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस फिर नहीं होगा, ठीक है। जब हम किसी पत्ती को लेकर बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद इसकी जो सेल्स होंगी वो डेड हो जाएंगी, फिर उसमें ऑस्मोसिस नहीं हो इस पत्ती पर, ठीक है। फिर इस पत्ती पर आप इंक डालो, कुछ भी कलर डालो, ये कोई भी कलर नहीं देगा, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, अंदर से पानी नहीं आएगा। तो जो बेटा ये प्लाज्मोलाइसिस है, यानी प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना, वो किस में होगा? एक तो प्लांट सेल में, क्योंकि उसमें सेल वॉल है, और लिविंग प्लांट सेल में, डेड प्लांट सेल में नहीं होगा। यहाँ देखिए, in a hypertonic solution protoplasm start swelling and puts pressure on cell wall, है ना। the cell wall puts equal pressure on protoplasm, prevents bursting of cell of plants। देखो, इतना तो हमने पढ़ लिया कि हाइपरटोनिक में क्या होता है। अब हम एक चीज ये पढ़ते हैं कि उसी प्लांट सेल को अगर हाइपोटोनिक में डाल दिया जाए तब क्या होगा? हाइपोटोनिक में ये हो जाएगा हाइपोटोनिक्स में, ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जस्ट हाइपर का उल्टा, हाइपो मतलब क्या होता है कि स्वेल करना, सेल इसमें स्वेल कर जाएगी, उसमें श्रिंक हो जाती थी और इसमें स्वेल करेगी। देखो, प्लांट सेल में क्या दिक्कत है बेटा? प्लांट सेल में बाहर क्या है? सेल वॉल है। ये कहेगा भाई हम तो स्वेल नहीं करेंगे, हम सेल वॉल हैं, हम स्वेल नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? ये कहता है भाई हम तो तुमको पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, हम स्वेल नहीं करेंगे। पर जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म तो एकदम फूल गई है, एकदम फूल गई है, तो उसके अंदर का जो कंपोनेंट है वो क्या करेगी? वो बाहर आकर, वो ये जो सेल है ये तो फूल गई है, इसके जो अंदर का कंपोनेंट है वो आकर सेल वॉल की दीवार पर मारेगी। किसको मारेगी? सेल वॉल को, कि भाई हमने पानी पी लिया है, हम फूल गए हैं एकदम, ठीक है, हम कहाँ जाएंगे? हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या होता है? बाहर पानी ज्यादा था, हमने सारा पानी पी लिया है, हम फूल गए हैं। और जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या करेगी? इस पर उल्टा प्रेशर लगाएगी, यानी कि सेल वॉल इधर से प्रेशर लगाएगी, और जो ये सेल के अंदर के सब कंपोनेंट है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, यानी कि सेल वॉल क्या करेगी? सेल वॉल इधर से प्रेशर लगाएगी, और जो सेल है वो इधर से प्रेशर लगाएगी, यानी कि टकराव होगा ऐसे, यानी कि ये सेल वॉल इधर से प्रेशर लगा रही है और अंदर ये जो सेल है वो इधर से प्रेशर लगा रही है कि भाई हम तो फूल गए एकदम, पानी जितना था हमने पी लिया। और सेल वॉल क्या कहता है कि हम तुमको जकड़ के रखे हैं, हम तो पीछे हटेंगे नहीं, हम तुम्हें जकड़ के रखे हैं, ठीक है। ये डैमेज से बचाता है, यानी ये सेल पर प्रेशर लगाएगी और सेल वॉल पर, और जो सेल वॉल है इस पर प्रेशर लगाएगी, इसे फटने से बचाती है। सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो प्रोटोप्लाज्म को, जो अंदर का सेल है जो प्रोटोप्लाज्म है, उसको फटने से बचाती है। जो सेल वॉल है वो
फटने से बचाती है। यहाँ देखिए, इक्वल प्रेशर ऑन प्रोटोप्लाज्म प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल ऑफ प्लांट्स, यानी सेल वॉल प्रिवेंट्स डैमेज, जो मैकेनिकल डैमेज है उसको यानी कि फटने से बचाती है, डैमेज से बचाती है सेल वॉल। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। इतनी सारी चीजें तो हमने पढ़ लिया, और एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं कि देखिए, जैसे जो हमारा, जैसे हम कोई प्लांट सेल लिए, प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिए, सेल वॉल को छोड़कर जो उसके अंदर का सारा कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी प्लांट सेल को डालेंगे तब क्या होगा, जो वो सेल वॉल होगी, वो सेल वॉल क्या करेगी, जो ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोटोप्लाज्म है, ये इधर से सेल वॉल प्रेशर लगाएगी, और जो सेल है, प्रोटोप्लाज्म है, वो इधर से प्रेशर लगाएगी, और जो सेल वॉल है वो क्या करेगा, इसको फटने से बचाता है, डैमेज से बचाएगा, क्योंकि ये जब फूल जाती है, जब स्वेल कर जाती है, तो इसको जो है फटने का डर रहता है, तो जो सेल वॉल है वो क्या करती है, इसको फटने से बचाती है। देखो, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस हमने बना लिया, ऐसे गोल सा ऐसे ही बना लिया है, पर लोगों को लगता है, और लोग पढ़ाते भी हैं कि न्यूक्लियस जो है बीच में रहता है, सेंटर में एकदम, पर ऐसा नहीं है। एनिमल सेल में जनरली बीच में होता है, पर वो भी फिक्स नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कहीं भी हो सकता है, तो न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है सेल के अंदर। अब देखो, जो ये फिगर में ये दिख रहा है, ये सेल हो गए, जनरली ये एक सेल है, और इसके जो सेल के अंदर ये जो दिख रहा है, जो डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये है हमारा न्यूक्लियस। ये जो सेल को कंट्रोल करता है, इसको सेल का बॉस भी कहते हैं, या सेल का ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, और न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस, इसके बाहर देखिए 2 बाउंड्री भी है ना, इसको बोलते हैं, देखिए, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ये सेल को कंट्रोल करता है ना। डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। अब ये पोर्स क्या है, पोर्स जो ये है, देखिए, ये है पोर्स, ये जो बीच बीच में ऐसे है ना, ये है पोर्स, ये है पोर्स। पोर्स का काम क्या होता है, सेल से न्यूक्लियस में कोई चीज अंदर आनी है, और न्यूक्लियस से सेल में कोई चीज सेल में जानी है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो पोर्स से ही आएंगे और जाएंगे। और सबसे मेन बात है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, सबसे मेन बात यही है, इसके पास डीएनए है, ये डीएनए कंटेन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है इसके पास, और ये न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कौन कैसे दिखेगा, किसका चेहरा कैसा दिखेगा, किसकी नाक कैसी होगी, किसकी आंख कैसी होगी, ठीक है, कान कैसे होंगे, जानवर है तो वो कैसे दिखाई पड़ेगा, उसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, है ना। जानवर है तो वो कैसे दिखाई देगा, उसका कैरेक्टर क्या होगा। तो क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो ये समझते हैं। डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर इनवेलप, इसके पास क्या है, 2 बाउंड्री है, ठीक है, 2 इनवेलप है, 2 लिफाफा है इसके पास, और ये प्रोटेक्ट करता है, ये जो बाउंड्री है ये प्रोटेक्ट करता है, इसको डबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें पोर्स हो गए हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल हो गए। देखो, पोर्स है, जेनेटिक मटेरियल है, डबल मेम्ब्रेन है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गए। डीएनए क्या है, डीएनए एक धागा, मतलब जैसे धागा होता है ना, धागा लाइक, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो। डीएनए हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इधर देखिए, ये पूरा एक न्यूक्लियस है, ये तो पूरा सेल है, यही एक न्यूक्लियस जो है निकाल के यहाँ पे रखा हमने, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये हो गया डीएनए,
और ये हमारा ये जो साइड की लाइन है ये हो गई न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो पोर्स है ये न्यूक्लियर पोर्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक चीज होता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। ये न्यूक्लियोलस जो होता है वो पूछता नहीं है एग्जाम वगैरह में, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसका काम क्या होता है, राइबोसोम बनाना। ठीक है, न्यूक्लियोलस का जो काम होता है वो राइबोसोम्स बनाना होता है, और राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। तो जो न्यूक्लियस का जो फंक्शन है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को अपने पास रखना। ठीक है, न्यूक्लियस का ये काम है। अब देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, जो ये न्यूक्लियस है वो सेल को कंट्रोल करता है। डबल मेम्ब्रेन का न्यूक्लियर इन्वेलप, इसके पास जो है डबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज पोर्स, इसके पास पोर्स होंगी, इसके पास जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए या डीएनए है। ठीक है, इतना इसका काम है, ये सिंपल सा न्यूक्लियस का काम है, लेकिन ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं, जो कि मतलब एक जैसे छड़ होता है, जो रॉड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, रॉड लाइक दिखता है। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीएनए पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग जो है अच्छे से इसकी नोट्स बना लिए। ये जो जितना हमने ये लिखा है आपको बस इतना ही नोट्स में लिखना है और इतना ही तैयार करना है आपको। आप इतना तैयार कर लेंगे तो मतलब एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट है इतना, और आपकी नॉलेज के लिए भी। ठीक है, इसमें मतलब बेहतरीन तरीके से जो ये कंटेंट है बहुत अच्छे तरीके से हमने लिखा है। तो अगर जैसे आपको नोट्स बनाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने किया है। आप नोट्स में अगर इतना लिख लेंगे तो ये मतलब सफिशिएंट है। ठीक है, और आप लोग अभी 9th में है तो बहुत ज्यादा मतलब एकदम लोड लेके ना पढ़िएगा, तो इतना आप तैयार करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डीएनए को लेकर। डीएनए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।